हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने सब बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर 31 होने वाला है वो होने वाला है अपने प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, जहां पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम अपने फुल फ्लैजेस क्वेश्चन को कर सकते हैं इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया था बेटा, बट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क में दिया था। एंड मैं आज के लेक्चर में होमवर्क डिस्कस करूंगा और अगर हमें टाइम मिल पाया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी प्रोसीड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ना एवरीवन, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 32 था, जो कि इस तरीके से है कि श्यामलाल और संजय, आपके पास दो पार्टनर्स थे जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। तो ये हमारे श्यामलाल एंड संजय का जो रेशियो दे रखा था, ओल्ड रेशियो दे रखा था। और यहीं पे इनकी फिर बैलेंस शीट भी दे रखी है बेटा 31 मार्च 2016 की, जो कि इस तरीके से है। लायबिलिटी साइड इन्होंने सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं बेटा 12,435 के रुपीज के। कैपिटल अकाउंट दिया है श्यामलाल एंड संजय का, जो कि इक्वल कैपिटल है दोनों की 34,050 रुपीज एंड 34,050 रुपीज, टोटल करके बाहर दिया है 68,100। और कोई लाइबिलिटीज आपके पास मेंशन नहीं है। एसेट साइड में बेटा इन्होंने कैश इन हैंड दिया है 710 रुपीज, कैश एट बैंक दिया है 11,925। यहाँ पे आपके पास बेटा कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हिंट दी थी बेटा कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो अगर नया पार्टनर अगर मान लो कैपिटल ला रहा था, गुडविल ला रहा था, तो आप उसको कैश से भी कर सकते थे और बैंक से भी कर सकते थे। ये आपकी अपनी चॉइस थी, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों है। तो कोई भी कैश बैंक के हेल्प की वजह से आप क्या कर सकते थे, नए पार्टनर की जो ट्रांजेक्शन है लाइक कैपिटल की, प्रीमियम फॉर गुडविल की, उसे पूरा कर सकते थे। फिर भी अभी आज क्लास में देख लेना कि कैसे करते हैं, इसलिए मैं ये होमवर्क करा रहा हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो वो कंप्लीट हो जाए। सन्ड्री डेटर्स बेटा आपको दिए हैं 5,500 रुपीज के। स्टॉक आपको दिया है मेरे बच्चे 18,000 रुपीज का। आपको फर्नीचर दिया है 4,400 रुपीज का। बिल्डिंग आपको दिया गया है बेटा 40,000 रुपीज का। ठीक है, एंड टोटल करके दिया है 80,535, 80,535। वहीं फिर इन्होंने बेटा एडजस्टमेंट में दिया है कि 1 अप्रैल 2016 को, यानी जस्ट अगली डेट, यानी नेक्स्ट डेट को, क्योंकि 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट है, तो ऑन 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने शंकर को एडमिट किया है इनटू द पार्टनरशिप ऑफ 1/3 शेयर। ऑब्वियसली बात है, आप नए पार्टनर को एडमिट करोगे, नए ओनर को बिजनेस में बुलाओगे, तो वो फ्री में तो बेटा बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा, आपको उसे शेयर देना पड़ेगा। तो हम 1/3 शेयर दे रहे हैं इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। कह रहे हैं कि भाई शंकर आएंगे तो शंकर को 1/3 शेयर दिया जाएगा, इन कंडीशन में कि शंकर लेकर आएंगे 30,000 रुपीज की कैपिटल एंड 20,000 की गुडविल, विच सम इज टू बी रिमेन इन द बिजनेस। मतलब जो ये नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है वो तो ठीक है, पर जो ये गुडविल लेकर आ रहा है, आपको पता है जो न्यू पार्टनर गुडविल लाता है उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। अगर वो कैश या बैंक के थ्रू ला रहा है या काइंड में लेकर आ रहा है, काइंड याद है ना, कैश बैंक के अलावा वो कभी कभी अदर एसेट्स लेकर आ जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डाटा, स्टॉक। इसमें भी वो बोलते हैं ना कि गुडविल या कैपिटल का पैसा लगा सकता है। तो अगर मान लो कि गुडविल वो कैश में ला रहा है, बैंक के थ्रू ला रहा है या काइंड के थ्रू ला रहा है अदर देन कैश एंड बैंक, तो ऐसे में मेरे बच्चे हम उसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। बट अगर नहीं लेकर आता है गुडविल, उसे लानी थी बट अगर वो किसी भी कारणवश नहीं लेकर आ रहा है, तो वही गुडविल फिर हम एडजस्ट करते हैं नए पार्टनर की कैपिटल से। बोलो हाँ कि ना, समझाया था कि नहीं समझाया था? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि नया पार्टनर अगर गुडविल नहीं लाता है तो फिर हम उसकी कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने इनकी जर्नल एंट्री के जो मिनी कंसेप्ट्स थे, जहां पर नया पार्टनर कैपिटल गुडविल आता है, तो उसकी जनरल एंट्री हमने देखी थी। तो वहां पर हमने बहुत अच्छे से देखा था बेटा कि नया पार्टनर गुडविल लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाता है तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो ये सब पढ़कर आ रखे थे। ठीक है, तो ये जो गुडविल होती है बेटा नए पार्टनर की, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स को दी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एंड देन फिर ओल्ड पार्टनर से घर भी लेकर जा सकते हैं, बट इन्होंने लिख दिया सम इज टू रिमेन इन द बिजनेस। इसका मतलब है ये गुडविल बिजनेस में ही रहेगी, ये घर लेकर अभी ओल्ड पार्टनर्स इसको नहीं जा रहे हैं। यानी श्यामलाल एंड संजय, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो इन्हें दी जाएगी, ये अभी घर लेकर नहीं जा रहे हैं, ये गुडविल को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं बिजनेस से। इस लाइन का मतलब बस इतना ही है। बी पॉइंट में लिखा है कि स्टॉक एंड फर्नीचर जो आपके रिड्यूस हो रहे हैं कितनी वैल्यू से, बाय 10%। बाय का मतलब है बेटा से कि आपका स्टॉक एंड फर्नीचर इतने से रिड्यूस हो रहा है, यानी 10% से। तो आपको करना कुछ नहीं, अपने स्टॉक एंड फर्नीचर का 10% निकालना है और उतने से स्टॉक एंड फर्नीचर को रिड्यूस कर देना है। बेटा स्टॉक एंड फर्नीचर आपका एसेट है, और एसेट अगर कम होगा तो आपको फायदा कहीं से भी नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है और वैल्यू बढ़ नहीं रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो नुकसान होगा। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड में अपेयर हो जाएगा, बिकॉज
रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है एंड क्रेडिट साइड इनकम की होती है। याद है ना आपको, हमने लास्ट क्लास में भी देखा ही था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। फिर हमने लिखा सी पॉइंट में, यहाँ पे देखो बेटा एडजस्टमेंट में लिखा है कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है कितने रुपीज से, 15,000 रुपीज से। तो आपकी बिल्डिंग का ना अमाउंट बेटा बढ़ रहा है 15,000 रुपए से। तो आपकी बिल्डिंग पहले कितनी थी, 40,000, बट अब आपकी बिल्डिंग 15,000 रुपए से हाइक कर रही है, यानी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे में मेरे बच्चे आपको फायदा ही होगा, आपको अच्छा ही लगेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। फिर डी पॉइंट में बताया है कि आप एक प्रोविजन बना रहे हो 5% का, टू बी मेड ऑन सन्डे डेटर फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है बेटा, देखो हमारी जो सन्डे डेटर्स है, मैं बार बार ये आपको बता भी चुका हूँ कि सन्डे डेटर हमारे एक ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। क्योंकि ये कस्टमर ना बेटा हमसे उधार गुड्स लेकर गए थे, इन्होंने अभी तक पेमेंट हमें करी नहीं है, क्रेडिट पे ये गुड्स लेकर हमसे गए थे, पेमेंट इन्होंने अभी हमें करी नहीं है, हमने इनसे पेमेंट लेनी है। तो ऐसे कस्टमर जिनसे हमें पेमेंट लेनी है वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। और अगर मान लो हमें किसी डेटर पे शक होता है कि शायद इसमें से कुछ डेटर फ्यूचर में जाकर हमें पैसे देने से मना कर सकते हैं, तो हम उनके ऊपर प्रोविजन मेंटेन कर लेते हैं। यानी आने वाले नुकसान के लिए, होने वाले बैड डेट के लिए, कल के दिन डेटर पैसे देने से मना करेंगे तो बेटा वो बैड डेट हो जाएंगे, बैड डेटर्स, गंदे डेटर्स। तो उन होने वाले नुकसान के लिए हम आज ही प्रिपरेशन करते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ प्रोविजन, है ना। प्रोविजन क्या है बेटा, प्रोविजन एक बचाया हुआ प्रॉफिट है जो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमें अपने संडे डेटर पे शक हो रहा है कि शायद 5% से फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, बैड डेट हो सकते हैं। तो आज हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रोविजन में डाल देंगे, जिसकी वजह से ये पैसा ब्लॉक हो जाएगा और इस पैसे को फिर हम कहीं और यूज नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट इन द सिनारियो जब कल के दिन हमारा संडे डेटर क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। यानी कल के दिन हमारे डेटर्स हमें पैसे देने से मना करेंगे, तब हम इस प्रोविजन का यूज करेंगे। ठीक है, तब हमें फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी आज प्रोविजन मेंटेन कर रखा है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। अब क्योंकि प्रोविजन में डाला गया पैसा बेटा आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, इसलिए प्रोविजन एक तरीके की क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी भी होती है। तो आप जितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज करोगे, या कोई भी प्रोविजन अगर आप इंक्रीज करोगे, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। और सोचो अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपका फायदा तो नहीं हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है बेटा। तो अगर मैं 5% निकालूंगा अपने सन्डे डेटर का, तो हर कोई निकाल सकता है 5,500 का 5%। ठीक है, तो आप बताइए अमाउंट कितना है, या कैलकुलेट करके रखिए, अभी सॉल्यूशन करेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है कि शो करें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी आपको पता है पीएनएल एडजस्टमेंट नाम किसका होता है, रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिया, तो कहीं बच्चों को पता ही नहीं होता है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। क्योंकि देखो वैसे ये फायदे नुकसान कहाँ जाने चाहिए थे, ये जो भी हुए आपको बी से लेके डी तक, ये फायदे नुकसान कहाँ जाने चाहिए थे, आपके पीएनएल अकाउंट में। बट क्योंकि 31 मार्च को आप अपनी बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह सब बना चुके हो, तो दोबारा से 1 अप्रैल को तो बनाओगे नहीं भाई, ईयर एंड में बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए फायदे नुकसान 1 अप्रैल को हम पीएनएल में नहीं डाल सकते थे, इसलिए फायदे नुकसान के लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो चीजें हम पीएनएल में न डाल सके वो हम पीएनएल एडजस्टमेंट में डालेंगे, और इसी का नाम हम प्रोफेशनली क्या रखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो क्लियर हो गया? कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है नई फर्म की, यानी स्टार्टिंग डेट की आपको, यानी 1 अप्रैल 2016 की, आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी एडमिशन होने के बाद एक नई बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप एक फुल फ्लैज क्वेश्चन को प्रोसीड करते हो तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिलेटेड इसकी कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, और इस क्वेश्चन में तो बेटा है रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स हैं तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, और फिर लास्ट में हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। ठीक है ना, जो न्यू यानी अपडेटेड या ओपनिंग बैलेंस शीट होगी आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद हम एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जो कि हमारी न्यू बैलेंस शीट होगी। तो ये आपका ना बेटा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के साथ आपको काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। और बच्चे कहते हैं सर हम वर्किंग नोट किस चीज का प्रिपेयर करें? देखो बेटा, वर्किंग नोट सबसे पहले जो मोस्टली प्रिपेयर किया जा सकता है वो प्रिपेयर करा जा सकता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का। पर बेटा देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको तभी ही निकालना है जब क्वेश्चन में मैं न्यू रेशो दे के रखूं। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, कहीं भी हमें न्यू
रेशियो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ना बेटा मैं स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, शॉर्टकट लगा सकता हूँ। बेटा याद करो हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का लेक्चर नंबर 1, जहाँ पर, या लेक्चर नंबर 2, आइदर मैंने लेक्चर 1 या 2 में पढ़ाया था बेटा, कि कैसे हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का, बोलते हैं ना कि इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था न्यू रेशियो निकालने के 3 केस होते हैं। केस 1 जो था, मेथड 1 जो था वो था सिंपल मेथड, मेथड 2 जो था वो एक्वायर मेथड था, मेथड 3 जो था वो सरेंडर मेथड था। अगर आप लोग भूल चुके हो तो बेटा मेरी प्लेलिस्ट ओपन करना, यहाँ पर आपको मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो मेरा लेक्चर नंबर 1 या 2 है उसको खोलना, देखना वहां पर मैंने आपको न्यू रेशियो पढ़ाया है। सीजन 2024 एंड 25 की प्लेलिस्ट खोलना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेटा एक शॉर्ट नोट्स की या शॉर्ट कंसेप्ट की सीरीज बना रहा हूँ, तो वहां पे तो शॉर्ट कंसेप्ट है, बट डिटेल में जो मैंने पढ़ाया है वो सीजन 2024-2025 की प्लेलिस्ट में आप देखना, वहां पर मैंने एडमिशन का जो पहला लेक्चर होगा मेरा उसको देखना, वहां पर मैंने समझा रखा है कि कैसे मैंने न्यू रेशियो निकाला। तो मेरे बच्चे हमने देखा था कि एज पर मेथड फर्स्ट, यानी जो सिंपल मेथड होता है, वहां पे हमारा ओल्ड रेशियो ही हमने कंक्लूजन निकाला था, क्योंकि हमने वहाँ न्यू रेशियो निकाला, फिर हमने वहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाला था, क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखा था क्वेश्चन में, न्यू रेशियो हमने खुद निकाला था, फिर हमने ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था मेथड 1 में, और हमने कंक्लूजन निकाला था कि एज पर मेथड 1 अवर ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। मेथड 2 में हमने देखा था कि एज पर एक्वायर मेथड हमने न्यू रेशियो निकाला, तो फिर हमें ओल्ड रेशियो भी तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, न्यू रेशियो हमने एक्वायर मेथड के अकॉर्डिंग निकाला, फिर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, तो हमने वहां से कंक्लूजन लिया कि एक्वायर शेयर ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। फिर उसके बाद हमने सरेंडर मेथड भी देखा था, मेथड 3, वहां पर हमने न्यू रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो हमें दे रखा था, न्यू रेशियो हमने मेथड 3 यानी सरेंडर मेथड के अकॉर्डिंग निकाला, फिर हमने उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। तो हमें पता चला बेटा कि कंक्लूजन हमने निकाला मेथड थर्ड में, कि जो हमारा सरेंडर शेयर होता है ना, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो ये हमारा स्मार्ट वर्क था जो हमने न्यू रेशियो में बोलते हैं ना कि जब हमने कैलकुलेट किया था न्यू रेशियो, तो उस टाइम हमने अपना ये स्मार्ट वर्क अंडरस्टैंड किया था कि किस तरीके से हम बिना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले शॉर्ट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो तो मेरे बच्चे फिर आपको कंपलसरी होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है। बट क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो मैं स्मार्ट वर्क लगा सकता हूँ। और यहाँ पर बेटा देखो पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि जो शंकर का शेयर है 1/3, वो शंकर किस मेथड के अकॉर्डिंग कर रहा है, मेथड 1 2 3, है ना क्वेश्चन में एक्वायर लिखा है कि हाँ भाई शंकर अपना 1/3 किन से ले रहा है, श्यामलाल एंड संजय से ले रहा है, ना एक्वायर मेथड है, ना सरेंडर मेथड है कि भाई चलो 1/3 जो है वो श्यामलाल एंड संजय खुद से दे रहे हैं, किसको बोलते हैं ना कि शंकर को, ऐसा भी नहीं लिखा है। तो ना यहाँ मेथड 2 लग रहा है बेटा न्यू रेशियो का, ना मेथड 3 लग रहा है, तो ऑटोमेटिक कौन सा मेथड लगेगा, मेथड 1 लगेगा। और हमारा मेथड 1 का जो सिनारियो था, यानी जो कंक्लूजन था, वो ये बोलता था कि ओल्डी रेशियो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो बिना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले ही हमें पता है कि यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होने वाला है। इस कहते हैं स्मार्ट वर्क। देखो बेटा हार्ड वर्क हर कोई करता है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आप दूसरों से एडवांस हो, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एडवांस रहोगे ना बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। इसलिए हमें पता है कि हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर ना देखो बेटा मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो नहीं निकाला, बट यहाँ पर मैंने अपना दूसरा वर्किंग नोट कैलकुलेट किया है, क्योंकि बेटा जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो कैश में ला रहा है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि ये गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और हमें पता है कि यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज पर द मेथड 1 ऑफ न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एग्जामिनर को हमने बताया, यहाँ पे लिखा कि शंकर अपने साथ कितनी गुडविल ला रहा है बेटा 20,000 की, पर ये 20,000 की गुडविल श्यामलाल एंड संजय को दे दी जाएगी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:3, यानी 2/5 एंड 3/5। बेटा 5 से 20 4 टाइम्स आएगा, तो 4 2 जा 8, सिमिलरली 5 से 20 4 टाइम्स एंड 4 3 जा 12। देखो इतना आसान है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो इतना सा वर्किंग नोट बना। अगर न्यू रेशियो देते तो इससे पहले बस एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो का वर्किंग नोट बनाता, बस दैट्स इट। यही मेरे वर्किंग नोट बनते हैं बेटा, इसमें ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। फिर सेकंड पॉइंट में बेटा हम अपना बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो पहला पॉइंट तो नहीं जाएगा, क्योंकि पहले पॉइंट में कैपिटल एंड गुडविल की बात करी है, इसका बेटा रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। बट बी पॉइंट में बताया है कि स्टॉक एंड फर्नीचर आपको रिड्यूस करने हैं 10% से। अब आप बताइए स्टॉक का अगर आप 18,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो कितना आएगा बेटा,
बताइए 18,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 1800। इसका मतलब है आपको अपना स्टॉक 1800 रुपए से कम करना है। और बेटा जो फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, तो फर्नीचर की वैल्यू है 4400, तो 4400 का 10% आप निकाल लीजिए, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 440। तो इतनी अमाउंट से आपको अपने स्टॉक एंड फर्नीचर को रिड्यूस करना है। तो देखो अगर हम अपने स्टॉक एंड फर्नीचर यानी एसेट को रिड्यूस करेंगे तो हमें नुकसान होगा। रिवोल्यूशन की डेबिट साइड बेटा मैं बता चुका हूँ, चलो लिख भी देता हूँ आज की क्लास में कि डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है और क्रेडिट साइड इनकम की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमें नुकसान हुआ स्टॉक एंड फर्नीचर के गिरने से, तो बेटा 1800 और 440 का हमें नुकसान हुआ, तो डेबिट साइड में हमने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि हमारी बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है, 15,000 से हमारा एसेट बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज हो रही होगी बेटा, और ये हमारे फेवर में हुआ क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो बेटा हमें फायदा हुआ, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया। क्योंकि देखो अकाउंट्स का रूल है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो बिल्डिंग के बढ़ने से हमें फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में चला गया बाय बिल्डिंग अकाउंट, और 15,000 से हमने रिवोल्यूशन में फायदा दिखा दिया। फिर बेटा हमें अपने डेटर्स पे शक हो रहा था कि शायद कुछ डेटर हमारे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, बैड डेट्स हो सकते हैं। तो हमने ना एक एस्टिमेट लगाया कि 5% से हो सकते हैं, और 5% का हम अपने डेटर्स के ऊपर क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो 5% अगर हम निकालते हैं 4,400 का, तो बेटा वो आएगा हमारा 275, 275 अगर आप निकालते भी हो। ठीक है, अब देखो प्रोविजन मैंने आपको बताया कि प्रोविजन में जो पैसा हम एक बार बचा लेते हैं वो एक सर्टेन एक्सपेंस के लिए बचाते हैं, और उस पैसे को हम उस एक्सपेंस के होने पे ही यूज करेंगे। इसका मतलब इस पैसे को हम अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, जितनी लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी बेटा उतना हमें नुकसान होगा। तो यहाँ पे हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं 5,500 का 5% बेटा, तो 275 रुपए का प्रोविजन क्रिएट किया, तो बेटा ये आपकी लायबिलिटी बढ़ गई और आपको हो गया नुकसान। ठीक है ना, तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद तो उसने डिमांड ही दी है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, आगे और कोई पॉइंट है नहीं। तो बस रिवोल्यूशन के आइटम बस इतने ही थे। ठीक है, कौन कौन से आइटम थे, एक बी, एक सी, एक डी। ए तो था ही नहीं क्योंकि ए में तो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल आ रहा था। तो बस दैट्स इट। अब आप ये देखो कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है कि आपकी डेबिट साइड बड़ी है, तो साफ साफ पता चल रहा है बेटा डेबिट साइड आपकी लोअर साइड में है और क्रेडिट साइड आपकी ग्रेटर साइड में है। तो आपका क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड बड़ा है और आपका एक्सपेंस साइड छोटा है। तो आपका ना डेबिट में बैलेंस बच रहा है, और जो डेबिट में बैलेंस बचेगा आप उसे प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उसे प्रॉफिट बोलेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। अब प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान है कि नहीं है? द आंसर इज यस, बहुत आसान है। तो आप देखो कैसे निकालो, 15,000 में से अपने ये सारे एक्सपेंसेस लेस कर दो, जो प्रॉफिट बचेगा रिवोल्यूशन का, वो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कहलाया जाएगा, और उसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो जो प्रॉफिट आया ना बेटा वो 12,485 आया। तो ये हमने श्यामलाल एंड संजय के बीच में बांट दिया, 12,485 ओल्ड रेशो में, यानी 2/5 एंड 3/5। क्वेश्चन में बता ही रखा था बेटा कि ओल्ड रेशो क्या है, 2:3। ठीक है, तो 2/5 एंड 3/5 में आपने ये प्रॉफिट बांट दिया। तो बेटा अगर आप बांटोगे ना, तो वैसे मैंने निकाल रखा है, बट अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 12,485 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये एग्जैक्ट कट रहा है बेटा 4,994, और इसको सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट आएगा 7,491। टोटल करोगे बाहर तो आ जाएगा 12,485, और दोनों साइड टोटल करोगे तो 1515 आएगा, क्योंकि जो क्रेडिट साइड बड़ा था यहाँ पे, तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है वही डेबिट साइड का टोटल भी होगा। तो अकाउंट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, हम तो रिवोल्यूशन अकाउंट हमने प्रायर लेक्चर में भी देखा था, उससे पुराने लेक्चर में हमने देखा था कि रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये दिक्कत होनी चाहिए। बट स्टिल अगर थोड़ी बहुत भी कमी बेसी रह जाए, अगर आपको इतना समझ में ना आए बस, तो आ गया होगा। पर बने रहना बेटा, सीरीज में आगे भी हम क्वेश्चन करते रहेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते रहेंगे, तो आप पक्के हो जाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे हो गया होगा, आई थिंक सो, है ना सर, हो ही गया है, आप इतना माइंड मत करो। ठीक है, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर बेटा बनाएंगे सेकंड थर्ड पॉइंट पे अपना, फर्स्ट पॉइंट पे वर्किंग नोट हो गया, सेकंड पॉइंट पे रिवोल्यूशन, थर्ड पॉइंट पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी। और बेटा जितनी लायबिलिटीज बढ़ेगी बिजनेस के लिए, ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपने पार्टनर्स को फेवरेबल चीजें देंगे, प्रॉफिट वगैरह देंगे, कैपिटल्स देंगे, तो इनसे इनकी लायबिलिटी बढ़ेगी, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। और अगर बिजनेस इनको अनफेवरेबल चीजें देगी, है ना, नेगेटिव चीजें देगी, तो इनसे इनका कैपिटल अकाउंट घटेगा। तो ऐसे में मेरे बच्चे बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा और बिजनेस को फ्यूचर में इन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे। बोलो समझ में आए? तो ये रूल होता है पार्टनर्स कैपिटल का, हर क्लास में बताता हूं मैं, इसलिए याद रखें। इसमें किसी भी बच्चे का बोलते ना कंसेप्ट, बोलते ना कि लैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमजोर नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो इस अकाउंट में टोटल मिला के कितनी चीजें जाती हैं, इस अकाउंट में टोटल मिला के 5 चीजें जाती हैं।
ठीक है, और वो 5 चीजें हमने यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहला बेटा जो हमारा पॉइंट है, 5 था बट मैंने एक एक्स्ट्रा भी लिखाया था इसमें, तो टोटल मिला के हमारे 6 पॉइंट हो गए थे बेटा। एक्स्ट्रा ये था कि कभी कभी पार्टनर बिजनेस के एसेट्स भी लेकर जा सकता है, तो वो एडिशनल मैंने एड ऑन करा दिया था। और अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो मैंने बताया भी था कि उस पार्टनर की कैपिटल हम कम कर देंगे उस एसेट के नाम से जो एसेट वो लेकर जा रहे हैं। लेट बी सपोज अगर कोई पार्टनर स्टॉक लेकर जाता तो मैं स्टॉक लिखता, और जो पार्टनर लेकर जाता उसकी कैपिटल हम कम कर देते। नया पार्टनर तो लेकर नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी अभी आया, बट ओल्ड पार्टनर अगर कोई लेकर जाते तो हम उनके स्टॉक के नाम से या एसेट के नाम से उनकी कैपिटल रिड्यूस कर देते। फिलहाल मुझे बस बताना था कि इस अकाउंट में 6 चीजें आती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेटा इसमें वो आता है ओपनिंग कैपिटल। और अगर ओपनिंग कैपिटल आपको देखनी है कि ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, तो आप पुरानी बैलेंस शीट देखिए, पुरानी बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा। तो श्यामलाल संजय दोनों की कैपिटल कितनी है, 34,050, 34,050। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो ओपनिंग कैपिटल हम लिखेंगे उसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, ओपनिंग बैलेंस, और श्यामलाल और संजय के कॉलम में लिख देंगे 34,050 एंड 34,050। क्रेडिट से ही क्यों स्टार्ट हुआ बेटा, ऑलरेडी बिजनेस में पैसा लगा रखा है इन्होंने, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल यानी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का बैलेंस तो होगा ही कहां से स्टार्ट, क्रेडिट से, क्योंकि ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ये रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। अच्छा, शंकर नहीं था पहले, तो शंकर की कोई कैपिटल नहीं थी, बट शंकर अब ला रहा है ना बेटा कैपिटल, और वो कैपिटल किसके थ्रू ला रहा है, कैश के थ्रू। कितनी कैपिटल ला रहा था बेटा, 30,000 रुपीज की कैपिटल ला रहा था। तो देखो भाई कैश अकाउंट करके हमने शंकर के कॉलम में लिख दिया 30,000। बोलो क्लियर हो गया। हाँ, बाकी श्यामलाल और संजय थोड़ी ला रहे, शंकर ला रहा था तो इनके कॉलम में डैश हो गया श्यामलाल एंड संजय के, और शंकर का कॉलम हमने इंक्रीज कर दिया क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट साइड में आएगा 30,000, एंड ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होता है फिर नया पार्टनर क्या लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा था बेटा, वो 20,000 याद है, और इसका वर्किंग नोट भी आपने बना रखा था कि ये 20,000 की गुडविल आप किसको दे रहे हो, श्यामलाल एंड संजय को दे रहे हो। तो हम लिखेंगे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और किसको दे देंगे बेटा गुडविल, श्यामलाल एंड संजय को। आप ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल चुके हो, श्यामलाल को 8,000 मिलेंगे, संजय को 12,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगी जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है। तो बस आपको श्यामलाल और संजय का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना है, और अगर श्यामलाल एंड संजय का अकाउंट आप बढ़ाओगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड ही आएगा। बोलो बात समझ में आती है ना, यस। तो ये हो गया, ठीक है। अब शंकर ला रहा था तो शंकर को थोड़ी मिलेगा, ये तो किसको मिलेगा, श्यामलाल एंड संजय को मिलेगा, तो उनके अकाउंट में हमने बढ़ा दिया। फिर फोर्थ पॉइंट में बेटा हम देखते हैं रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। बेटा रिवोल्यूशन से हमें क्या हुआ, देखो अभी अभी हम क्या कमा कर आए, प्रॉफिट कमा कर आए। हमने यहाँ से कॉपी करना है प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। देखो रिवोल्यूशन से जब प्रॉफिट चला था तो डेबिट साइड में आया था, बट जब पार्टनर को दोगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि पार्टनर का अकाउंट तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि आप उन्हें फेवरेबल चीजें यानी प्रॉफिट वगैरह दे रहे हो, तो इनसे इनका अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने लिखा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, और 4,994 का प्रॉफिट हमने श्यामलाल को दे दिया, एंड 7,491 का प्रॉफिट हमने संजय को दे दिया, क्योंकि शंकर को मिला नहीं, शंकर पहले था नहीं, तो ये प्रॉफिट शंकर के बीच में बटा ही नहीं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटा इन ओल्ड रेसो। बोलो बात समझ में आई, द आंसर इज यस। फिफ्थ पॉइंट हमारा होता है लुकआउट बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट में देखें बेटा, तो बैलेंस शीट में हमें 4 टाइप के प्रॉफिट एंड 4 टाइप के लॉसेस मिल सकते हैं जिन्हें हमें राइट ऑफ करना होता है। याद है पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ना, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया है बेटा, अपना चेंज इन पीएसआर में भी समझाया और एडमिशन में भी समझाया था, ठीक है। तो आप इसका लेक्चर और दोबारा देख सकते हो अगर किसी के बोलते हैं ना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो, या जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप प्रायर वीडियोस देख कर आओ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो 4 टाइप के प्रॉफिट है बेटा, तो ये प्रॉफिट यहाँ पर है नहीं, तो हम ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे नहीं। प्लस 4 टाइप के लॉस हो सकते हैं, जैसे गुडविल। बेटा गुडविल मैंने पहले ही बोला है इंटेंजिबल एसेट होता है, ये लॉस नहीं होता है, पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बन जाता है, क्योंकि हमारा AS 26 कहता है कि अगर कोई परचेज गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है तो अब ये गुडविल जो है वो आपकी फर्म गुडविल के साथ ही मिक्सअप हो चुकी है, तो अब इसे अलग से दिखाना लॉजिकल नहीं है, तो इसे राइट ऑफ कर दो। तो हमें इसे राइट ऑफ करना होता है, तो इसलिए लॉस बन जाता है, बट इसका ओरिजिन लॉस नहीं होता, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमें परचेज गुडविल को जो एसेट के अंदर हमें शो होती है हमें उसे राइट ऑफ करना होता है। फिर हमारे पास पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी होता है ना बेटा। फिर हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है। फिर हमारे पास डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी है। तो ये जो हमारी लॉसेज है बेटा इनको हमें राइट ऑफ करना होता है।
तो क्या हमारे पास कोई लॉस दिख रहा है? देखो एसेट साइड चेकआउट करो, क्या कोई लॉस दिख रहा है? द आंसर इज नो। तो ना हमारे पास कोई 4 टाइप के प्रॉफिट है, ना कोई हमारे पास 4 टाइप के लॉस है, तो हम कुछ भी नहीं बांटेंगे। यानी हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है बेटा वो स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने फिफ्थ पॉइंट डाला ही नहीं, क्योंकि ना कोई प्रॉफिट है और ना कोई लॉस है। ठीक है, तो मैंने डाला ही नहीं। सिक्स पॉइंट होता है कि कभी कभी पार्टनर्स बिजनेस के एसेट लेकर चले जाते हैं। तो क्या कहीं पूरे क्वेश्चन में बेटा एडजस्टमेंट वगैरह में लिखा था कि कोई पार्टनर बिजनेस का एसेट लेकर जा रहा है, लाइक श्यामलाल एंड संजय बिजनेस का कोई एसेट लाइक डेट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग लेकर जा रहे हैं? द आंसर इज नो। तो वो सिक्स पॉइंट भी हमारा नहीं होगा। तो देख रहे हो इस अकाउंट में कितनी चीजें आती हैं? 6 चीजें आती हैं, और वो चीजें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल टिप पे। पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा नए पार्टनर की कैपिटल, तीसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, फोर्थ रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, फिफ्थ लुकआउट बैलेंस शीट, सिक्स क्या पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स या बिजनेस के एसेट लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये 6 के 6 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए जब आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो। तो बेटा मैं सारी चीजें यहाँ पर डाल चुका हूँ। आई एम डैम श्योर कि मैं उसमें कुछ भी नहीं बोला। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि कौन सी साइड बड़ी है, क्योंकि बेटा पार्टनर्स कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट है और लायबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इनकी क्रेडिट ही साइड बड़ी होंगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, जो क्रेडिट का टोटल है वही हमारा डेबिट का टोटल है, और डेबिट में कुछ भी लेस कराने के लिए नहीं है, इसलिए डेबिट का बैलेंस भी एज इट इज आ गया, जो क्लोजिंग बैलेंस के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये बैलेंस सेम बच गया 47,044 श्यामलाल का, संजय का बचा 53,541 एंड शंकर का आया क्लोजिंग बैलेंस 30,000। बोलो बात समझ में आई? अब ये डेबिट में बचा है, बट ये नेगेटिव नहीं, ये पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो ये जो डेबिट में बैलेंस बच रहा है, ये क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? ये ना अकाउंट का बिहेवियर होता है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो डेबिट में बैलेंस बचेगा, अगर किसी अकाउंट का डेबिट साइड बचा है बड़ा है तो क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा। ये इनका बिहेवियर होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस। चलो, मुझे लगता है कि इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो इसके बाद फिर हमने कैश और बैंक अकाउंट बनाया। अब कैश और बैंक हम एक साथ ही बनाएंगे बेटा, रीजन बीइंग क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैश भी दिया है और बैंक भी दिया है, तो हमने दोनों का अकाउंट एक साथ बनाया, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश और बैंक बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा? एसेट, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एसेट्स बेटा, जो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव का बैलेंस होता है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव का। यानी जितना कैश बैंक में पैसा आएगा उतना ही बिजनेस का एसेट बढ़ेगा और डेबिट होगा, और जितना पैसा जाएगा उतना ही बिजनेस का एसेट रिड्यूस होगा, यानी माइनस होगा, यानी क्रेडिट होगा। बोलो क्या बात समझ में आई है आपको? यस। अब कैश बैंक में आप देखिए बैलेंस शीट में जाकर, क्या आपको ऑलरेडी कैश बैंक दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ये क्या माना जाएगा? आपका ओपनिंग बैलेंस। आप इसको अपना ओपनिंग बैलेंस मान लेंगे, और बेटा इन दोनों बैलेंस को कॉपी करेंगे, 710 एंड 11,925। और जब कैश बैंक बनाएंगे तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, जो ऑलरेडी कैश बैंक आपके पास पड़ा है, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 710 कैश का बैलेंस, 11,920 बैंक का बैलेंस, दोनों को ऐड करेंगे और एक साथ लिख देंगे 12,635 रुपए। अब आप ये देखो कि आपके पास कहां कहां से पैसा आया। इसलिए मैंने कहा कि आप कैश को भी यूज कर सकते थे और बैंक को भी यूज कर सकते थे जब नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा था? कैपिटल एंड गुडविल। क्योंकि आप कैश से करोगे तो भी कैश बैंक अकाउंट बना रहे हैं, हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं, वहीं जाना है। बैंक से भी करोगे तो भी उसने कैश और बैंक अकाउंट के अंदर ही जाना है। तो समझ में आया कि जब कैश और बैंक अकाउंट दोनों दिए रहते हैं तो कैसे काम करना है। ठीक है, चलो तो हमने कैश ले लिया था, आप चाहें तो बैंक भी ले सकते थे। तो हमने देखो, एक कैश तो हमारा बढ़ रहा है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, और एक नया पार्टनर अपने साथ क्या ला रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी वजह से भी बिजनेस के पास कैश आ रहा है। तो बिजनेस के पास ना दो कैश आ रहे हैं, एक 30,000 रुपए का कैश आ रहा है ना, 30,000 रुपीज की वो कैपिटल लाया था, और 20,000 रुपीज की वो गुडविल लाया था। तो टोटल बिजनेस के पास कैश कितना आ रहा है? 50,000। तो एक तो शंकर कैपिटल के नाम से बिजनेस का कैश बैंक बढ़ेगा 30,000 रुपए से, और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, तो उसकी वजह से भी बिजनेस का कैश बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। कितने से? 20,000 से। क्योंकि पैसा गया नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स थे हमने उनको गुडविल दी, तो हमने उनको गुडविल दी तो, पर वो गुडविल घर लेकर गए नहीं। अगर घर लेकर जाते तो टू कैश कर कर मैं उनका अकाउंट कम कर देता और कहता कि ये घर गुडविल लेकर चले भी गए, जो दिए इनको वो लेकर चले भी गए। पर इस क्वेश्चन में नहीं था बेटा ऐसा कि वो घर लेकर जा रहे हैं गुडविल। यहाँ पर लिखा था विच सम इज टू बी रिमेन इन द बिजनेस। मतलब जो गुडविल आ रही है नए पार्टनर के द्वारा, वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल तो रही है इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, बट वो घर लेकर नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ना बेटा कैश अकाउंट से कोई पैसा गया भी नहीं है ना, आया है पर गया नहीं। तो देखो, एक ओपनिंग बैलेंस था कैश का, फिर 30,000 रुपए शंकर की कैपिटल से आया, 20,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल से आया,
टोटल कितना पैसा हो गया बेटा 62,635 रुपए। पर क्योंकि गया नहीं कोई पैसा तो क्लोजिंग बैलेंस भी कितना बच गया 62,635। अब बताओ ये क्रेडिट में बैलेंस बचा है, बट ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डेबिट साइड को, क्योंकि आपकी डेबिट साइड ग्रेटर साइड पे है और आपकी क्रेडिट साइड लोअर साइड पे है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? यस। यानी कल के दिन जब ये कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा तो दोबारा कहां से स्टार्ट होगा, डेबिट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लीजिए आपका कैश और बैंक अकाउंट भी अपडेट हो गया और कैश और बैंक का बैलेंस 12,635 से कितना हो चुका है 62,635 हो चुका है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। अब आप अपनी लास्ट में बेटा बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट कह दीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट बोल दीजिए, बात एक ही है बेटा। तो ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को, जिस दिन हम अपने नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। और बताइए नया पार्टनर कब एडमिट हो रहा है? 1 अप्रैल 2016 को। तो सबसे पहले देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बनाएंगे लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटी साइड हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा कैपिटल अकाउंट, श्यामलाल, संजय एंड शंकर की कैपिटल। और इनकी कैपिटल ना बेटा हमें कहां से पता चलेगी? इनकी कैपिटल हमें पता चलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, जो निकाल कर आए थे, वहां से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ का जो इनका क्लोजिंग कैपिटल है 47,044, 53,541 एंड 30,000, इन्हें कॉपी करेंगे और बेटा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर तीनों के कैपिटल को पहले इनर कॉलम में लिखा, फिर टोटल कर बाहर कर दिया। तो ये इन टोटल जो कैपिटल निकल कर आई तीनों के वो कितनी आई 1,30,585। प्लस कर दो बेटा, बस आ जाएगा इतना अमाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद अब ऑल लाइबिलिटीज देखनी है तो इसके लिए आपको पुरानी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। और पुरानी बैलेंस शीट में बताइए और कौन सी लाइबिलिटीज है? एक सेंड्री क्रेडिटर नाम की ही लाइबिलिटी है। अब आप बताइए सेंड्री क्रेडिटर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा था, तो ये सेंड्री क्रेडिटर नई बैलेंस शीट में भी एज इट इज अमाउंट से आ जाएगा। तो देखिए मैंने जब बैलेंस शीट बनाई तो सेंड्री क्रेडिटर को मैंने एज इट इज अमाउंट यानी 12,435 रुपीज से लिख दिया। बस अब वहां पे लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं। तो अब मैं एसेट साइड आऊंगा। अब मैं बैलेंस शीट में देखूंगा कि मेरे एसेट कौन कौन से थे। देखो इन क्वेश्चंस ने क्या किया है, पहले लिखे हैं करंट एसेट यानी ऐसे एसेट जो विद इन अ ईयर हम यूज कर लेंगे, बट ठीक उसके नीचे इन्होंने हमें दिए हैं फिक्स एसेट। तो हम याद रखना जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम अपनी बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स एसेट दिखाएं यानी नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट दिखाएं। ठीक है, तो फर्नीचर और बिल्डिंग, क्या फर्नीचर और बिल्डिंग में किसी में चेंज हो रहा था? हाँ सर, फर्नीचर हमारी 10% से कम हो रही थी। और क्या बिल्डिंग में भी चेंज हो रहा था? हाँ सर, बिल्डिंग हमारी 15,000 से बढ़ रही थी। ये सारा काम बेटा आप रिवोल्यूशन अकाउंट में कर चुके हो, तो यहाँ से भी देख सकते हो बिल्डिंग आप 15,000 से बढ़ा रहे थे, फर्नीचर को आप 440 रुपए से घटा रहे थे। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बेटा तो फर्नीचर को लिखोगे, फर्नीचर था कितना ओरिजिनल 4,400 इनर कॉलम में, क्योंकि आप इसमें माइनस करोगे डेप्रिसिएशन जो आपकी वैल्यू घट रही है। बट रीजन बेटा देखो डेप्शन नहीं लिखेंगे, रीजन लिखेंगे रिवोल्यूशन, क्योंकि मेन तो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू ही आपके फर्नीचर रिड्यूस हुई है। तो माइनस करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट और कितना 440। नेट अमाउंट हमने बाहर लिख दिया 3,960, यानी न्यू बैलेंस शीट में हमारी फर्नीचर 3,960 रुपीज की है। फिर हम बिल्डिंग लिखेंगे बेटा, बिल्डिंग ओरिजिनली पुरानी बैलेंस शीट में कितने की थी बताओ? है ना 40,000 की। और हमारी बिल्डिंग बढ़ कितने से रही है, एप्रिशिएट कितने से हो रही है? 15,000 से। तो हम अपनी बिल्डिंग लिखेंगे 40,000 की और बिल्डिंग को 15,000 से बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी ये 55,000। फिर इसके बाद हम लिखेंगे अपने, देखो फिक्स एसेट तो हमारे हो गए, फिर हम लिखेंगे करंट एसेट। तो स्टॉक लिखेंगे, क्या स्टॉक में चेंजेस हो रहे थे? हाँ, स्टॉक हमारे 10% से घट रहे थे। ऑलरेडी बेटा हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में स्टॉक को 1,800 रुपए से घटाया है। तो जब आप बैलेंस शीट में अपना स्टॉक लिखोगे 18,000, तो इनर कॉलम में लिखोगे बट लेस कर दोगे अपने स्टॉक को रिवोल्यूशन अकाउंट की मदद से, कहोगे मेरा स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा था 1800 से, तो 1800 से रिवोल्यूशन की मदद से आप अपना स्टॉक रिड्यूस करोगे और नेट फिगर बाहर लिख दोगे 16,200। उसके बाद फिर आपके पास बेटा और कौन सा एसेट बच रहा है? फिर उसके बाद आपके पास एसेट बच रहा है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में आपको याद है आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो 5% का, याद है? तो उतना प्रोविजन आपको अपने सन्ड्री डेटर से लेस भी करना है, क्योंकि वो आपको अपने डेटर्स पे शक हो रहा है ना? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो आपने ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाकर रखा हुआ था 275 रुपीज का। आपने कहा था हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है प्रोविजन नाम की, तो ये हमारा नुकसान हो रहा है, तो आपने इसको रिवोल्यूशन के डेबिट साइड लिखा। बट जब आप सन्ड्री डेटर्स आप लिखेंगे 5,500 इनर कॉलम में, तो लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 275 रुपीज एंड नेट डेटर्स आप अपने बाहर लिख देंगे 5,225। बेटा मैं यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, बस 10-15 सेकंड लूंगा आपका। आप मुझे बताइए कि मेरे रियल डेटर 5,500 है कि 5,225? तो देखो 5,225 बेटा हमारे रियल डेटर नहीं, ये हमारे नेट डेटर्स हैं। बट जो हमारे रियल डेटर्स है ना बेटा, वो हमारे 5,500 ही है। द आंसर इज
ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे देखो, ये जो शक हुआ है ना, ये हमें हुआ है, एज़ अ बिज़नेस को हुआ है। उन डेटरों ने मना नहीं किया कि हम शायद आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको पैसे देने से मना कर देंगे। डेटर्स ने मना नहीं किया। हाँ, ये हमारा शक है। तो कल के दिन जब हम अपने डेटरों से वसूली करने जाएँगे, तो 5,225 से थोड़ी करने जाएँगे। हम तो ₹5,500 से करने जाएँगे, है ना? तो ये बस मैं पूछना चाहता था कि रियल डेटर्स कितने हैं? तो रियल डेटर्स है 5,500। अच्छा, अगर ये प्रोविज़न ना होता, ये बैड डेट होता, मान लो कि सीधा आपके डेटर ने मना कर दिया, जाओ हम आपको पैसे नहीं देते, बैड डेट। तो फिर आपके रियल डेटर 5,225 होते, क्योंकि तब तो कंफर्म उन्होंने मना ही कर दिया, और नेट डेटर भी आपके 5,225 ही होते। बट प्रोविजन के केस में आपके रियल डेटर अभी भी 5,500 ही है। जब आप वसूली करने जाओगे तो 5,500 के साथ करने जाओगे। कल के दिन अगर किसी ने पैसे देने से मना कर दिया तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या बना रखा है, प्रोविजन बना रखा है। दैट्स व्हाई हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं अपने सन्ड्री डेटर्स पे। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आई? प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है, आप इसको लायबिलिटी साइड शो कर सकते थे। बट हमारे जो बोर्ड्स है बेटा, उनके सॉल्यूशन में, जो सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, उनके सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, कि वो प्रोविजन ज्यादातर सन्ड्री डेटर से लिंक करते हैं। उनका मानना ये होता है कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक कर रहे हैं, तो उसी एसेट से उसको लेस कर दिया जाए। तो यहीं से लेस कर दिया और नेट डेटर्स हमने बाहर लिख दिए 5,225। बात करें फिर हमारा नेक्स्ट बैलेंस जो है मेरे बच्चे, वो किसका है? कैश एंड बैंक बैलेंस का है। तो कैश और बैंक का हमने एक ही अकाउंट बना दिया बेटा अब। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे कैश एंड बैंक, और हमारा कैश एंड बैंक का अपडेटेड फिगर कितना हो चुका है? 62,635, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया 62,635। फिर हमने बैलेंस शीट को टोटल करने से पहले, हमेशा याद रखना, टोटल करने से पहले आपने हमेशा रिवोल्यूशन अकाउंट को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट में देखिए कितनी एडजस्टमेंट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। प्रॉफिट तो बेटा बैलेंस था जो निकला, एडजस्टमेंट्स कितनी थी बेटा? 4 एडजस्टमेंट थी। ये चारों की चारों एडजस्टमेंट बेटा बैलेंस शीट में भी हुई होगी, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट में वही आइटम्स आती हैं जहां पर आपके एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है, और उनके चेंज होने से जो फायदा नुकसान होता है वो आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो। इसका मतलब है रिवोल्यूशन अकाउंट में जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में भी हुई होंगी। तो 4 एडजस्टमेंट है, देखो यहाँ पर भी हुई होंगी, 1, 2, 3 एंड 4। देख रहे हो, चारों की चारों एडजस्टमेंट यहाँ पे हो रखी हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि मैंने रिवोल्यूशन का भी पूरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में ले लिया है। पुरानी बैलेंस शीट से भी मैंने सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली हैं। जिनमें कोई चेंजेस नहीं थे वो नहीं करे। कैपिटल अकाउंट मैंने अपडेट कर दिया, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया लायबिलिटी साइड। यानी सारी चीजें हम लिख चुके हैं यहाँ पर। अब बेटा हम बैलेंस शीट का टोटल कर सकते हैं। अगर आप टोटल करोगे तो लायबिलिटी साइड का भी टोटल मैं ऑलरेडी कर रख चुका हूँ बेटा, 143,020 आएगा, और एसेट साइड का टोटल भी 143,020 रुपीज आएगा। तो ये बेटा आपका होमवर्क था जो आपको करके लाना था। आई होप सो आप में से कई बच्चों ने ये कर भी लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया बेटा उनको मैंने आज ये सॉल्यूशन बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, इसलिए आप इन क्वेश्चनों पे बोलते हैं ना, बिल्कुल भी ढिलाइश नहीं रख सकते। ये एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं बेटा, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बेटा एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि मेरी जो चेंज इन पीएसआर की प्लेलिस्ट खोलो, सेशन 2024-25 की, उसमें आप स्क्रॉल करना, उसमें चेंज इन पीएसआर जहाँ से चैप्टर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है उसके लेक्चर्स देखना, शायद मे बी लेक्चर नंबर 19 या 20, 19, 20, 21 का कोई लेक्चर देखना। उसमें मैंने थंबनेल में ही देखना, मैंने उसमें बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और कुछ स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट समझाई हैं। तो आप जब यहाँ पर आए हो बेटा फुल फ्लैज क्वेश्चन में एडमिशन के केस में, तो जब मैंने चेंज इन पीएसआर में आपको बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में समझाया था, तो आप दोबारा से वो एक बार रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे आपके कंसेप्ट दोबारा से क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो मैं तो उसे रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी चेंज इन पीएसआर का लेक्चर नंबर 19, 20, 21 का थंबनेल देखना। उसमें मैंने बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर आपको कभी भी बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बेटा मैं हर चैप्टर में वो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टाइम टेकिंग लेक्चर था। ठीक है, तो इसलिए मैं बस आपको यही बोलूंगा कि वो एक बार लेक्चर आप रेफर कर लेना, फिर आप दोबारा यहाँ पर आना, तो देखना आपको डेटर, ये जो डेटर के ऊपर आज हमने प्रोविजन बनाया वैसे समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपको बहुत स्ट्रांग होना है बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, तो आप प्लीज वो लेक्चर एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेटा। अपने बोलते हैं ना कि नियर बाय जो स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
आपके चेहरे पे और उनके चेहरों पे जो स्माइल मुझे मिलेगी जब आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा बेटा, और वही मेरा रिवॉर्ड भी होगा। ठीक है, और मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता कि मुझको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना प्रैक्टिस सेशन ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे बेटा। ठीक है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, जब हम मिलेंगे तो फिर सीधा इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप पॉज कर लेना वीडियो और फिर इसको देख लेना। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, से